हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों का एक एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो एमएमआर है, मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। उसका मैं आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, बस डायरेक्टली आपको बताते हैं कि चाहे आपका माइनमेट का एग्जाम हो, ब्लास्टर का एग्जाम हो, फॉरमैन का एग्जाम हो, सेकंड क्लास का एग्जाम हो, फर्स्ट क्लास का एग्जाम हो, अगर आप मेटल माइनिंग सेक्शन से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश मीन्स ए पर्सन possessing a manager certificate appointed in writing by honor agent or manager to assist the manager in control, management and direction of mines or part thereof and who take rank immediately below the manager। मतलब कुल मिलाकर के बोला गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, जिसको ऑनर एजेंट और मैनेजर ने लिखित रूप से मैनेजर को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया हो, जिसके अंदर में कंट्रोल, मैनेजमेंट, डायरेक्शन आते हो, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? जो कि मैनेजर के जस्ट बिलो आता है, उसको क्या कहोगे? तो इसका जो सही आंसर है, आप सही गेस किए होंगे, असिस्टेंट मैनेजर इसका सही आंसर है, जो कि मैनेजर को असिस्ट करता है और डायरेक्टली आता है। यहाँ से एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर ए मोमेंट। देखिए, ऐसा है कि रेगुलेशन नंबर बहुत बार आपसे पूछा जाता है, रेगुलेशन नंबर आपसे बहुत बार पूछा जाता है और सबसे यूँ कहें कि इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है बेसिकली एमएमआर में, तो रेगुलेशन नंबर भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि रेगुलेशन नंबर डायरेक्ट आपसे पूछता है कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन से रेगुलेशन नंबर के हिसाब से होता है, असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन से रेगुलेशन नंबर के हिसाब से होता है। तो वो सभी के सभी रेगुलेशंस आपको याद होने बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे आपसे कभी पूछ देगा कि बताओ मैनेजर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, मैनेजर का अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट वाला तो कई बार पूछा है कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन से रेगुलेशन नंबर के हिसाब से होता है, असिस्टेंट मैनेजर का कौन सा हिसाब से होता है, इंजीनियर का कौन से रेगुलेशन नंबर के हिसाब से होता है एमएमआर का, ठीक है। सर्वेयर का कई बार पूछा है, सर्वेयर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो रेगुलेशन नंबर कौन से, मतलब कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है एमएमआर का, ठीक है। इसके बाद सीनियर ऑफिशियल का पूछ सकता है आपसे, ऑफिशियल का पूछ सकता है आपसे। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग याद करने का ना एक ट्रिक आज देख लेते हैं, ठीक है। और ये मैं गारंटी देता हूं कि आप बस इसको रिवीजन कर लोगे तो आप ये वाला ट्रिक कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जब कभी एग्जाम दोगे आप और आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको मेरा याद आएगा। चलिए डायरेक्टली हम लोग ट्रिक पे आते हैं। तो ट्रिक है, एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। एक लड़का है, उसकी मदर जॉब करती है और एक अच्छा पोस्ट में जॉब करती है, सीनियर सर्वेयर का जॉब करती है। माइंस में सर्वेयर होते हैं ना, उसी तरह से सीनियर सर्वेयर का जॉब करती है। कहानी खत्म, बस यही आपको समझना। तो वो लड़का से पूछता है कि भाई तुम्हारी मम्मी क्या करती है? तो बताती है, वो लड़का बताता है कि मेरी आई का मतलब होता है मम्मी, मराठी में आई को मम्मी बोलते हैं। इधर मतलब कहाँ? माइंस में इधर, ठीक है। मेरी आई इधर सीनियर सर्वेयर है, सीनियर सर्वेयर के पद पर है, के पद में है, ठीक है। मेरी आई इधर सीनियर सर्वेयर के पद में है, मेरी आई इधर सीनियर सर्वेयर के पद में है, मेरी आई इधर सीनियर सर्वेयर के पद में है, ठीक है। अब इससे आपको याद करना है, एम से स्टार्ट होता है मैनेजर, तो आपको लिखना है ये मैनेजर। ए से होता है असिस्टेंट मैनेजर, तो आपको लिखना है असिस्टेंट मैनेजर। ई से होता है इंजीनियर, तो आपको यहाँ से लिखना है इंजीनियर। सीनियर, आपको यहाँ पे सीनियर शब्द है तो सीनियर से हो जाएगा सीनियर ऑफिशियल्स, जो सीनियर्स ऑफिशियल्स होते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी। इसके बाद सर्वेयर, तो obvious सी बात है सर्वेयर का सर्वेयर ही रहेगा। और पद का मतलब होता है पदाधिकारी यानी ऑफिशियल्स, ठीक है, पदाधिकारी यानी ऑफिशियल। अब इसको अगर आप एक रेगुलेशन नंबर याद करोगे कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट रेगुलेशन नंबर 34 के हिसाब से होता है, मैनेजर का अपॉइंटमेंट रेगुलेशन नंबर 34 के हिसाब से होता है, मैनेजर का अपॉइंटमेंट रेगुलेशन नंबर 34 के हिसाब से होता है। अगर मैनेजर का क्वालिफिकेशन भी पूछेगा तो 34 के हिसाब से होता है। तो क्वालिफिकेशन नियुक्ति दोनों एक ही चीज़ है, क्वालिफिकेशन नियुक्ति दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो 34 मैनेजर का हो जाएगा, तो 35 असिस्टेंट मैनेजर का हो जाएगा, तो 36 इंजीनियर का हो जाएगा, तो 37 सीनियर ऑफिशियल का हो जाएगा, तो 38 सर्वेयर का हो जाएगा, तो 39 ऑफिशियल का हो जाएगा। और ये जो सीक्वेंस है
अगर आप इस सीक्वेंस को याद कर लोगे ना तो छोटा सा पीछे रफ पन्ना में फटफट चीसोगे, फटफट बताओगे कि हाँ ये अपॉइंटमेंट किसके अनुसार होता है। एमएमआर में अक्सर लोग रेगुलेशन नंबर भूल जाते हैं, लेकिन रेगुलेशन नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या था, एक बार फिर से यहाँ से पढ़ लीजिए। मेरी आई इधर सीनियर सर्वेयर के पद में है, मेरी आई इधर सीनियर सर्वेयर के पद में है। फिर से आप लिखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। मेरी का मतलब होता है मैनेजर, यहाँ मैनेजर, एम फॉर मैनेजर। आई का मतलब असिस्टेंट मैनेजर, आइदर का मतलब इंजीनियर, सीनियर सर मतलब सीनियर ऑफिशियल, सर्वेयर मतलब सर्वेयर, और पद मतलब ऑफिशियल पदाधिकारी। ठीक है, मैनेजर का 34 याद रखना है, बाकी सीक्वेंस आपको चेप देना, आपको पूरी तरह से याद रहेगा, एकदम गारंटी के साथ में बता रहा हूँ। तो ये रेगुलेशन नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए ये आपको याद आ जाएगा एग्जाम में अगर आप रिवीजन करके जाते हो। चलिए अब एक और है जो आपसे पूछता है। आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट पूछता है कि भैया ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरमैन कौन से रेगुलेशन में दिया है, माइनमेट कौन से रेगुलेशन में दिया, सर्वेयर कौन से रेगुलेशन में दिया, मैनेजर कौन से रेगुलेशन में दिया, असिस्टेंट मैनेजर कौन से रेगुलेशन में दिया हुआ, टिम्बरमैन कौन से रेगुलेशन में दिया हुआ है ना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको इसको याद करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब कैसे याद करेंगे इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए ऐसा है कि माइंस में सबसे नीचे कौन होता है? सबसे नीचे होता है लेबर, या यूं कह सकते हैं माइंस में जो नियोजित व्यक्ति है, माइंस में जो एम्प्लॉयड व्यक्ति है, ठीक है, नियोजित व्यक्ति। अगर कोई आदमी नौकरी ले रहा है जमीन के बदला, या किसी का डेथ होने के बाद अगर नौकरी ले रहा है उसके बदले, है ना, अनुकंपा जिसको बोलते हैं, तो उस आधार पे सबसे पहले उसको कैटेगरी 1 यानी लेबर मिलता है, यानी माइंस में नियोजित व्यक्ति। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में कौन आ सकता है? तो इसके जस्ट ऊपर में आते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन। अब इससे छोटा सा जो ग्रेड है, जैसे लेबर ग्रेड है, लेबर ग्रेड से जस्ट ऊपर का कौन सा ग्रेड हो सकता है? लेबर से जस्ट ऊपर का ग्रेड हो सकता है फीटर है, लोको वाला जो है ना, ब्लास्टर आप कह सकते हो। खैर ब्लास्टर को अलग से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इलेक्ट्रीशियन जो है, ठीक है, एसडीएल ऑपरेटर है ना, एलएसडी ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये सब जो आते हैं ये कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर में आते हैं। अब कॉम्पिटेंट पर्सन से जस्ट ऊपर कौन आएगा? तो कॉम्पिटेंट पर्सन से जस्ट ऊपर आएंगे ऑफिशियल्स। ऑफिशियल के ऊपर कौन आएगा? तो ऑफिशियल में तो भैया हमारा असिस्टेंट मैनेजर तक आ जाता है ऑफिशियल में, तो इसके जस्ट ऊपर आते हैं आपके मैनेजर साहब। अब इस सीक्वेंस को आप याद कीजिए, इस सीक्वेंस को पहले याद कीजिए। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे याद करेंगे? सबसे पहला रेगुलेशन आपको याद रखना है 41 में खान में काम करने वाले व्यक्तियों यानी नियोजित व्यक्ति का कर्तव्य दिया हुआ है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। 41 हो गया ये वाला, 42 हो गया कॉम्पिटेंट पर्सन, 43 हो गया ऑफिशियल, 44 हो गया मैनेजर। तो ये चार आपको लाइन से याद हो गए होंगे, आई होप, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, अभी देखिए ऐसा है कि एक पत्थर है, एक पत्थर को आप आसमान की तरफ मारो, फेंको, तो क्या होगा? वो पत्थर जाएगा ऊपर तक और जाने के बाद रुकेगा, और रुकने के बाद फिर नीचे आएगा, वो पत्थर वापस से नीचे आएगा। ठीक है, तो समझ के चलिए यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। एक बार नीचे से पूरा ऊपर तक गया यानी मैनेजर के पोस्ट तक गया, उसके बाद फिर धीरे से अब नीचे आएगा। अब जब नीचे आएगा तो यानी मैनेजर से जस्ट नीचे का पोस्ट किसका होता है? मैनेजर से जस्ट नीचे का पोस्ट होता है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर से जस्ट नीचे का पोस्ट किसका होता है? तो फॉरमैन का। फॉरमैन से जस्ट नीचे का पोस्ट किसका होता है? तो माइनमेट का। एक सेकेंड, जस्ट किसका पोस्ट होता है? एक मिनट यार, मेरा ग्राफिक टैब में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, माइनमेट का। ठीक है, माइनमेट के जस्ट नीचे कौन होता है? ब्लास्टर होता है। ठीक है, ब्लास्टर जब करता है, ब्लास्टिंग करता है तो रूफ वगैरह फॉल हो जाते हैं, तो उसको हमको टिम्बर लगा के सपोर्ट करना पड़ता है, तो टिम्बरमैन का। ठीक है, टिम्बरमैन का। अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस को आप एक बार फिर से देखो। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि माइंस में सबसे छोटा पोस्ट से स्टार्ट करो। माइंस में जो एम्प्लॉयड व्यक्ति है, नियोजित व्यक्ति है, जो नया नया नौकरी लग रहा है, ठीक है, तो उसका रेगुलेशन नंबर है रेगुलेशन नंबर 41। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर है कॉम्पिटेंट पर्सन, उसका है रेगुलेशन नंबर 42। उससे जस्ट ऊपर है ऑफिशियल, उसका है 43। उसके बाद मैनेजर है, फिर मैंने कहा कि ऊपर से फिर नीचे आओ, मैनेजर के जस्ट नीचे का पोस्ट किसका? असिस्टेंट मैनेजर का, तो ये रेगुलेशन नंबर 45 हो जाएगा। फॉरमैन का रेगुलेशन नंबर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। माइनमेट का रेगुलेशन नंबर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ब्लास्टर का रेगुलेशन नंबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। टिम्बरमैन का रेगुलेशन नंबर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल याद रहेगा, आप इसको रिवीजन मार के जाओ ना, आपको जरूर याद रहेगा। इससे आपका क्या हो जाएगा? देखो, रेगुलेशन नंबर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, यहां तक तो आपका याद रहेगा ही रहेगा। इसी तरह से ऊपर में जो रेगुलेशन आप पढ़े थे
वो रेगुलेशन नंबर कितना कितना था, रेगुलेशन नंबर था रेगुलेशन नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39। और ये सब ऐसे रेगुलेशंस है जो डायरेक्टली पूछता है भाई, डायरेक्टली पूछता है कि किसका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में दिया हुआ है, इसमें किसमें इसमें। तो इसको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ और भी रेगुलेशन है जो आपको तोता ऐसा रट लेना है। रेगुलेशन नंबर 52 जो कि आपका सर्वेयर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 53 जिसमें इंजीनियर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। ये दोनों आपको अलग से याद कर लेना है, एक आध तो आपको याद करना ही पड़ेगा। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसको फिर से रिकैप करके आप देख सकते हो। रिवीजन के लिए आप चाहो तो कलम कॉपी लेके बैठा करो और आराम से याद करो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं माइंडमेट का, फॉरमैन का, ब्लास्टर का, या फिर सेकंड क्लास मैनेजर का मेटल माइनिंग के लिए या कोल माइनिंग के लिए माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी करना चाहते हो, तो ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। मेटल माइनिंग का बैच अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत जल्दी फुल हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टार्ट किया था 2-3 दिन पहले और 100 बच्चे हो गए हैं। तो अब मुझे ये बैच, क्योंकि देखो यार मेरा टाइम लिमिट है, नौकरी चाकरी वाला आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ भाई, नौकरी चाकरी करता हूँ तो मेरा टाइम लिमिट रहता है। बाकी के टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एडुकेट कर सकूँ, तो उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ। तो बैच फुल हो सकता है कि हो जाए। तो माइंडमेट का, फॉरमैन का, सेकेंड क्लास मैनेजर लेजिस्लेशन पेपर के लिए अगर आप मेटल माइनिंग के हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो क्लासेस, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 6200670155 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा जो फी है वो 600 रुपया है 6 महीने के लिए, ठीक है, 1-2 महीना नहीं, सीधा 6 महीने के लिए, और उसके अंदर आपका कोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी का डिटेल क्या कवर होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं आता हूँ डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर में। चलिए अगला सवाल पे आता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर ऑफ ए माइन इज अपॉइंटेड हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन से रेगुलेशन के हिसाब से होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 34 ऑफ एम 1961, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या बोला, अगला ऑप्शन दिया है अंडर सेक्शन 17 ऑफ माइंस एक्ट 1952। तो देखिए माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 17 ये कहता है कि माइंस का जो पहला व्यक्ति है, पहला नियोजित व्यक्ति, वो कौन होता है, मैनेजर। अगर मैनेजर के बिना कोई माइंस चलाया जाता है तो उस केस में 2500 रुपये की पेनाल्टी, जो कि माइंस एक्ट में लिखा हुआ, हालांकि वो संशोधित होकर ज्यादा हो गया है, लेकिन 2500 रुपये की पेनाल्टी, साथ ही 1 से 3 साल का जेल है। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 1 से 3 साल का जेल है, ठीक है। तो बिना मैनेजर का अपॉइंटमेंट किए अगर आप कोई माइंस चलाते हो तो ये सब हो सकता है, इसलिए मैनेजर का अपॉइंट के लिए दोनों जरूरी है। अंडर रेगुलेशन 8(1) ऑफ, नहीं, एजेंट का नियुक्ति है, 8(1) में एजेंट का नियुक्ति है, ठीक है। एजेंट जो होते हैं माइंस के, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 8A में दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रख सकते हो आप एजेंट का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तो A और B, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं भी आज पहली बार बना रहा हूँ, बस पीडीएफ बना कर डायरेक्ट डाल दिया हूँ, आप ही के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, तो सोचने में थोड़ा समय जा रहा है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, एज person appointed in writing by a manager as a competent person to supervise or perform a work should attend the age of, ठीक है, एज ऑफ कितना साल होना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति को कंपटेंट पर्सन के तौर पे जॉब करना है कहीं पे, तो उस केस में उसका साल कितना होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर चैट में आप दे सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद चैट में ABCDE, ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं। डीजीएमएस एग्जाम में भी आपके सामने 5 ऑप्शन रहेगा, या सेल का एग्जाम देते हैं तो 5 ऑप्शन रहेगा, मॉइल का एग्जाम देते हैं तो 5 ऑप्शन रहेगा। सेल के एग्जाम में हो सकता है 4 ऑप्शन हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। चल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपने सही गेस किया होगा, 20 ईयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 20 ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं कि आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा कि माइंस में कोई आदमी एम्प्लॉय होना चाहता है तो मिनिमम एज कितना हो सकता है, मिनिमम एज, ठीक है, तो आप बोलोगे 18 साल से कम के व्यक्ति को माइंस में नियोजित नहीं करोगे। अगर आपसे पूछेगा कि किसी को आप कंपटेंट पर्सन बनाना चाहते हो, किसी को आप कंपटेंट पर्सन बनाना चाहते हो तो कम से कम 20 ईयर होना चाहिए। अगर आपसे कभी पूछेगा कि डीजीएमएस का कोई एग्जाम में कोई बैठना चाहता है तो उस केस में आप कहोगे 20 ईयर से कम उसका नहीं होना चाहिए, 20 ईयर मिनिमम उसका एज होना चाहिए। अगर आपसे कभी पूछेगा, जो कि सीएमआर में नहीं है बट यहाँ पे है, अगर आपसे कोई पूछेगा सर्वेयर बनने के लिए मिनिमम एज कितना
कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे नॉट लेस देन 23 ईयर, मतलब 23 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपसे पूछेगा इंजीनियर बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए, CMR में नहीं है लेकिन MMR में है, आपको याद रखना है। MMR में इंजीनियर बनने का जो मिनिमम एज है वो 23 साल दिया हुआ है। अगर आपसे पूछेगा मैनेजर बनने के लिए या मैनेजर बनने के लिए, ठीक है, एग्जाम देने के लिए तो आप 20 साल में दे सकते हो लेकिन मैनेजर बन नहीं सकते हो, तो मैनेजर बनने के लिए मिनिमम 23 ईयर होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि माइंस में आप अप्रेंटिस कर रहे हो, तो अप्रेंटिस एक्ट के तहत बताइएगा मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो वो होता है 16 साल। एज आपका 16 साल हो सकता है, ठीक है। अगर आप माइनर हो तो फिर माइंस में जब जाओगे तो आपको कोई सीनियर ऑफिशियल के साथ में जाना होगा, उसकी गारंटी बनेगी, उसकी जवाबदेही बनेगी, आपका कुछ ऐसा वैसा होता है तो अप्रेंटिस एक्ट के अंदर मिनिमम एज होना चाहिए अप्रेंटिस करने वाला माइंस में 16 साल, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं, एज वाला क्वेश्चन देख के दिमाग में आ गया था, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेटेलिफेरस माइंस मींस एवरी माइन विच इज नॉट ए, बताइएगा मेटेलिफेरस माइंस में वो सभी माइंस आएंगे जो कि ये नहीं है। अब क्या नहीं है भैया, ठीक है, ये क्या नहीं है, वो कोल माइंस नहीं है, वो ऑयल माइंस नहीं है, वो गोल्ड माइंस नहीं है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जब आप MMR निकालोगे और MMR में जो पहला ही पेज आप खोलोगे, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। ये रेगुलेशन मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन धातु उत्पादक खान विनियम 1961 कहलाएंगे। ये रेगुलेशन संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। ये कोयला और तेल की खानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की खानों पर लागू होते हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है, रेगुलेशन नंबर 1 ऑफ MMR में लिखा हुआ है। तो ऑयल माइंस में लागू नहीं होता है और कोल माइंस में लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हालांकि इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। MMR 1961 आपका 11 मार्च 1961 को लागू हुआ था और अभी 2018 भी बन गया है, लेकिन अभी ये ड्राफ्ट है, अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए TGMS के साइट में भी गैजेट में नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये अभी ड्राफ्ट है और अभी इसको समय लगेगा, इसलिए ये नियम अभी लागू नहीं है, ठीक है। आपको 1961 ही लेके चलना पड़ेगा, बाकी जो सर्कुलर निकला है बीच में उसको आपको मान के चलना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश मीन्स फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल। बोला गया है कि एक शॉर्ट होल है, ठीक है, उसमें एक मान के चलिए एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव पूरा का पूरा नहीं फटा, तो उसको आप क्या बोलोगे। देखिए ऐसा है कि एक्सप्लोसिव पूरा नहीं फटे, आधा नहीं फटे, थोड़ा सा नहीं फटे, पौना नहीं फटे, कुछ भी नहीं फटे, तो उसको आप बोलोगे मिस फायर। क्या बोलोगे, मिस फायर बोलोगे। फिर मिस फायर अगर ये है तो सॉकेट क्या है सर, सॉकेट होता है कि मान के चलिए एक होल है 50 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसमें आपने एक्सप्लोसिव डाला, डेटोनेटर डाला, स्टेमिंग वगैरह किया और उड़ा दिया। उड़ाने के बाद वो होल तो पूरी नहीं उड़ा, थोड़ा सा होल बच गया, 10 सेंटीमीटर होल बच गया। तो ये जो 10 सेंटीमीटर का होल है इसको आप क्या बोलोगे, सॉकेट बोलोगे। सॉकेट बोलोगे मतलब बचा हुआ होल को आप क्या बोलते हो, सॉकेट बोलते हो। इसी तरह से एक आता है कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है, मान के चलिए कि आप एक होल में दगान दे रहे हो, चार्ज कर रहे हो, अब बगल वाला होल फट जाए, बगल वाला होल में आप बारूद कुछ नहीं डालो, बल्कि बगल वाला होल फट जाए उस दगान के चलते, तो उसको बोलोगे कट ऑफ, ठीक है। फायरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए या सेफ्टी फ्यूज के जरिए कोई एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करते हो, एक्सप्लोड करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग फायरिंग। स्टेमिंग तो आपको पता है, ठसानी को बोलते हैं स्टेमिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस फायर, ओके। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, रिवर इंक्लूड्स इट्स बैंक एक्सटेंडिंग अप टू ए। रिवर बोला गया है कि रिवर किसको कहेंगे आप, जो हर हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसको कहेंगे, या फिर जो 1.5 मीटर का आपका रिवर से जो सेंटर होता है, लाइन होता है, उसको कहेंगे, ठीक है, किसको कहेंगे रिवर। तो देखिए रिवर का मैं डेफिनेशन निकाल लेता हूँ आपके सामने और आपको पढ़ता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लिखा हुआ है, नदी का अर्थ है पानी की कोई धारा या पानी का बहाव, चाहे वो पेरेनियल हो या सीजनल हो, नदी के दोनों किनारे का हाईएस्ट फ्लड लेवल के अंदर आते हैं वही रिवर माने जाएंगे। यहाँ पे नहीं दिया है टेक्निकली ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, किताब में हो ना हो मैं बता देता हूँ। चले समझिएगा, ऐसा है कि बूढ़े बुजुर्गों से आप सुने थे कि ये जो नदी है, मान के चलिए आपके घर के आसपास में कोई नदी है, मान के चलिए इस नदी का नाम है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी नाम है इस रिवर का। तो इस नदी के कुछ दूरी पे, मतलब 500, 700, 800, 1000 मीटर जो भी हो, उस दूरी पे कोई गांव है,
ठीक है। तो आप उस गांव के लोगों से सुने थे कि आज से 20 साल पहले एक ऐसा समय आया था जब ये नदी का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरा गांव डूब गया था, और पूरा गांव दिख नहीं रहा था, बल्कि ऊपर से पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ गांव है, पूरा नदी में डूब चुका था, ऊपर से लगता था ये बड़ा नदी ही है। ठीक है, ऐसा आप कहानी सुने होंगे। तो जो 20 साल पहले जो लाइन बना था, यानी जहाँ तक नदी डूबा था, जहाँ तक नदी का लास्ट जो लहर है, धार है, वो गया था, किनारा गया था, उस पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और उस ऊंचाई को अगल बगल में अगर मान के चलिए कोई पोल है, कोई ब्रिज है, तो ब्रिज में जो आपका लाइन होता है उस लाइन को खींच देंगे, और खींचने के बाद उसको बोल देंगे कि ये क्या है, ये हाईएस्ट फ्लड लेवल है। इसको क्या बोलते हैं, HFL, हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो कहा गया है कि नदी का मतलब है कि जो पेरेनियल रिवर हो, पेरेनियल रिवर हो या फिर सीजनल रिवर हो। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है जो सालों साल बहती है, सदाबहार नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, है ना, प्राणहिता, गोदावरी, ये सब पेरेनियल रिवर है, सदाबहार नदियाँ हैं। कुछ सीजनल नदी होती है जो बरसात के टाइम आ जाती है और गर्मी के टाइम गायब हो जाती है, तो इस टाइप की कुछ नदियाँ होती है। तो दोनों नदी इसके अंदर में आता है, दोनों कैटेगरी इसके अंदर में आता है। और जहाँ तक हाईएस्ट फ्लड लेवल के टाइम भरा था, वहाँ तक के एरिया को हम लोग नदी मान के रखेंगे। ठीक है, और जो आपका माइंस का एंट्रेंस होगा, यानी माइंस में जहां से अंदर जाते हो आप, ये एक क्वेश्चन है कि वो हाईएस्ट फ्लड लेवल से कितना ऊंचा रहता है। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर ऊंचा रहता है। जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है आपका, उससे कम 1.5 मीटर उसका एंट्रेंस, जो माइंस का एंट्रेंस है, वो ऊंचा रहता है। और यही हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.2 मीटर नीचे एक लिमिट होता है जिसको बोलते हैं डेंजर लिमिट। क्या बोलते हैं, डेंजर लिमिट बोलते हैं। तो ये डेंजर लिमिट भी कई बार क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल है उसके 1.5 मीटर नीचे डेंजर लिमिट होता है, और 1.5 मीटर ऊपर कम से कम माइन का एंट्रेंस उतना ऊंचा पे होना चाहिए। और हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या होता है आपको मैंने समझा दिया, रिवर क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली, क्वेश्चन खेलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो आपका HFL लाइन हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट फ्लड लेवल लाइन हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है मशीनरी मींस, मशीनरी का डेफिनेशन बोला गया। तो मशीनरी का डेफिनेशन में सब आता है भाई, जो लोकोमोटिव है, ठीक है, ये भी मशीनरी का डेफिनेशन में आएगा, स्टीम अपरेटस भी आएगा, है ना, स्टोरिंग भी आएगा, ट्रांसमिटिंग वाला भी आएगा, है ना, कन्वर्ट करने के लिए कोई एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है वो सब भी आएगा। ठीक है, कोई एनर्जी को ट्रांसमिट करे, स्टोर करे, इन्वर्टर है, पावर जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, सब आएगा। तो इसका ऑल ऑफ द सही आंसर, ठीक, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। बोला गया है डैश मीन्स ए शॉर्ट होल और पार्ट ऑफ शॉर्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज। मैंने अभी आपको बताया विथ एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टेड एंड विच इज नॉट नॉन टू बी मिसफायर शॉर्ट होल, जिसको मिसफायर शॉर्ट होल नहीं कहेंगे, ऐसा शॉर्ट होल जो ब्लास्टिंग के बाद बच जाए, शॉर्ट होल बच जाए, है ना, बारूद से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, शॉर्ट होल बच जाए। तो मैंने अभी आपको बताया कि उसको क्या कहेंगे, सॉकेट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, उसको सॉकेट कहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है एनी प्लेस इन ए माइंस टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस इज नॉन। लॉफुल एक्सेस का मतलब होता है ना जाने का कानूनन अधिकार होता है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी व्यक्ति को, माइंस में जो नियोजित व्यक्ति है उसको जाने का अधिकार हो, ऐसी जगह को आप बोलते हैं वर्किंग प्लेसेस। तो जनरली जहाँ काम चलेगा वहीं तो आदमी रहेगा, वहीं आने जाने का काम कर सकता है, तो इसको बोलते हैं वर्किंग प्लेसेस। लॉफुल एक्सेस हमारा वर्किंग प्लेसेस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है द पीरियड ऑफ 3 month विच एंडिंग फ्रॉम 31 मार्च टू 30 जून 31 जून, मतलब 3 महीना का जो इंटरवल है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। चलिए यहाँ पे क्वार्टर में बोला तो मेरे को एक आध चीज याद आ गया है। आपको लगेगा कि मास्टर साहब 10 क्वेश्चन पढ़ाता है लेकिन माथा खराब कर देता है। ठीक है बाबू, तुम्हारा काम का है, 10 क्वेश्चन के अंदर तुमको 100 क्वेश्चन का निचोड़ मिल जाएगा। रुक जाओ, देखो ऐसा है, MMR जब आप पढ़ोगे 1961 तो आपको शेड्यूल मिलेंगे, शेड्यूल्स जिसको बोलते हैं अनुसूची। यहाँ पे 2 शेड्यूल दिए हुए हैं, 2 शेड्यूल दिए हुए हैं। जैसे पहला वाला दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल और दूसरा वाला दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल। ठीक है, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है इसमें जितने फॉर्म्स है जो MMR में इस्तेमाल किए गए हैं वो फॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है, और जो आपका सेकंड शेड्यूल है उस सेकंड शेड्यूल में जो आप
प्लान्स बनाते हो, जो प्लान बनाते हो, मैप बनाते हो, है ना, सेक्शन बनाते हो, उसको बनाने के लिए जो हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं उस सिंबल्स के बारे में सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है एमएमआर का। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट शेड्यूल में जो फॉर्म्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए। पहला जो है वो है फॉर्म 1। फॉर्म 1 में नोटिस ऑफ ओपनिंग, यानी अगर कोई भी माइंस आप ओपन कर रहे हैं तो उस केस में इस फॉर्म को आप देते हैं, यानी फॉर्म 1 में नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजा जाता है। अगर रीओपनिंग कर रहे हैं, मतलब एक टाइम तक बंद था फिर से आप उस माइंस को खोल रहे हैं, तब भी आप फॉर्म 1 में ही नोटिस देंगे। अगर आप क्लोजर कर रहे हैं, क्लोजर का मतलब क्या होता है और डिसकंटिन्यूएंस का मतलब क्या होता है, दोनों मैं आपको बता देता हूं। और डिसकंटिन्यूएंस के साथ साथ अबेंडेंट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऐसा है कि वो स्कूल में नोटिस आता था, जब आप 8-9 क्लास या छोटे बच्चे थे तब नोटिस आता था कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में आपका विद्यालय इतना तारीख से इतना तारीख तक बंद रहेगा, पुनः विद्यालय इतना तारीख से प्रारंभ होगा। तो क्लोजर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए हम बंद कर रहे हैं और निश्चित अवधि के लिए बंद कर रहे हैं, उसे हम क्लोजर कहेंगे। अब डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस मतलब उसका कोई अवधि फिक्स नहीं है। जैसे मान के चलिए आपके माइंड में स्ट्राइक आ गया, अब स्ट्राइक कितना दिन चलेगा कौन जानता भैया, डिमांड पूरा नहीं हो रहा, स्ट्राइक 1 दिन चला, 2 दिन चला, महीना भर चला, तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे, हमारा काम बंद है पूरी तरह से। ठीक है, या फिर मान के चलिए बाढ़ आ गया, कुछ त्रासदा हो गया जिसके कारण बंद है, कुछ परमिशन में पेंडिंग आ गया, कुछ परमिशन नहीं मिल रहा है कोई चीज़ का, तो ये सब डिसकंटिन्यूअस के कैटेगरी में आता है। उसके लिए कोई ऐसा पता नहीं है भैया कितना दिन में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। अबेंडेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना, यानी परित्याग कर देना, यानी माइंड से जितना आपको निकालना था निकाल लिए, अब आप हमेशा के लिए उस माइंस को बंद कर रहे हो, उस केस में हम लोग इसको अबेंडेंट बोलते हैं। और ये सभी के सभी नोटिस मात्र एक फॉर्म में भेजा जाता है, फॉर्म 1 में। सीएमआर में अलग अलग फॉर्म है बट एमएमआर में एक ही फॉर्म है जिसमें सब कुछ मिलता है। लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए, फॉर्म 1 आजमाए, फॉर्म 1 आजमाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा, वो दूसरा है फॉर्म 2। फॉर्म 2 में क्या दिया हुआ है? फॉर्म 2 में क्वार्टरली रिटर्न के बारे में दिया हुआ है। देखिए क्वार्टरली रिटर्न क्या होता है समझिएगा। देखिए ऐसा है कि जनवरी से जो महीना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अप्रैल में जो महीना स्टार्ट हो रहा है, अब जनवरी से कहाँ तक चलेगा? मार्च तक। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं आपको? तो ये जो 3-3 महीने का समय है इसको आप बोलोगे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अब हर क्वार्टर में जो 20 तारीख होगा जब स्टार्ट होता है, जैसे 20 जनवरी हो गया, 20 अप्रैल हो गया, 20 जुलाई हो गया, 20 अक्टूबर हो गया, इसके जो 20 तारीख है, 20 तारीख से पहले आपको क्वार्टरली रिटर्न भेजना होता है। फॉर्म 2 में क्वार्टरली रिटर्न भेजना होता है। तो मेटल माइंस में क्वार्टरली रिटर्न भी भेजा जाता है और एनुअल रिटर्न भी भेजा जाता है। एनुअल रिटर्न भेजा जाता है फॉर्म 3 में। एनुअल रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न में बेसिकली होता है क्या? तो कितना मैन पावर आप लगाए हैं साल भर में या क्वार्टरली, कितना आप मशीनरी का इस्तेमाल किए हैं, कितना आपका प्रोडक्शन था, कितना आप कैपिटल लगाए हैं, कितना एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कितना आप कौन कौन सा मेथड का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप डिटेल में आप क्वार्टरली रिटर्न और एनुअल रिटर्न में लिखेंगे। तो एनुअल रिटर्न जो होता है वो फॉर्म 3 में लिखा जाता है। एनुअल रिटर्न साल भर का जो ब्यौरा होता है वो भेजा जाता है और ये 20 फेब ऑफ एवरी ईयर, 20 फेब ऑफ एवरी ईयर से पहले भेजा जाता है, 20 फरवरी या उससे पहले भेजा जाता है एनुअल रिटर्न, जो कि फॉर्म 3 में भेजा जाता है एमएमआर के हिसाब से। इसके बाद आता है फॉर्म 4 वाला सीरीज, यानी कि फॉर्म 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी। देखिए ये होता है एक्सीडेंट हो जाने के केस में, यानी कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, यानी नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी जगह पे दुर्घटना हो गया या कोई डेंजरस ऑकरेंस हो गया। डेंजरस ऑकरेंस और दुर्घटना में क्या अंतर है समझिएगा। मान के चलिए ऐसा है कि आप बाइक लेके जा रहे थे, पूरा स्पीड में चला रहे थे बाइक, सामने से एक बाइक वाला आ रहा था, आप अचानक से देखे, ब्रेक मारे, बस दोनों का चक्का सटते सटते बचा है भैया, मतलब समझिए भगवान बचा लिया आपको। तो उसको क्या बोलोगे? डेंजरस ऑकरेंस। आप छाती में हाथ रख के बोलोगे हे भगवान धन्यवाद कि आपने हमें बचाया, नहीं तो हम उसके टायर के नीचे आ गए होते। तो हमको खरोच भी नहीं आया है लेकिन हो सकता था कि हमारे ऊपर खरोच आ जाए, तो उसको बोलेंगे डेंजरस ऑकरेंस। डेंजरस ऑकरेंस में आदमी नहीं मरता बल्कि मशीनरी
मशीनरी वशीनरी का नुकसान हो सकता है, छोटा मोटा ऐसा फॉल वॉल कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें एक आदमी को चोट लग सकता था या मर सकता था, उसको बोलेंगे डेंजरस ऑकरेंस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है भैया। और एक्सीडेंट मतलब कि लग गया भैया, उसको चोट लग गया, आदमी को फैटल हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसको बोलेंगे एक्सीडेंट। जब कभी भी ऐसा होता है तो हमको 24 आवर के अंदर में फॉर्म 4A में नोटिस भेजना होता है। नोटिस भैया, नोटिस का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप टाइप करते हो, लिखते हो और नोटिस बना के फैक्स करते हो, ईमेल करते हो या भेजते हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म 4A में आता है। लेकिन अगर आपसे बोलेगा इन्फॉर्मेशन कब देते हो, इन्फॉर्मेशन यानी कि दुर्घटना हो गया उसका इन्फॉर्म कब करोगे, तो इन्फॉर्म आप टेलीफोन से कर सकते हो, फोन लगा के कर सकते हो, ईमेल करके कर सकते हो। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है ये आपको तत्काल देना पड़ता है, तत्काल। फोर्थ मतलब तत्काल में। अभी दुर्घटना हुआ, मैनेजर साहब दौड़ के जाएगा ऑफिस में, फोन उठाएगा, डीजीएमएस को फोन घुमा के बोलेगा भैया ऐसा है, हमारे माइंस में हो गया दुर्घटना। तो ये जो जानकारी है इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्म करना पड़ता है तत्काल फोर्थ में, और नोटिस जो भेजते हैं वो 24 आवर के अंदर भेजते हैं। चलिए, फॉर्म 4B में क्या है? 4B में है डिटेल, यानी जो आदमी इंजर्ड हो गया उसका डिटेल, ठीक है, क्या नाम था, कौन से पोस्ट में था, है ना, आधार कार्ड वगैरह सब अटैच करके उसका पूरा डिटेल हमको भेजना पड़ता है। फॉर्म 4C में क्या है? फॉर्म 4C में है जब घायल व्यक्ति ड्यूटी पे लौटा, कोई आदमी था वो घायल था, लगातार उसका इलाज चला, अब ठीक हो गया है, तो फॉर्म 4C में जब वो व्यक्ति लौट के आएगा तो हम फॉर्म 4C में 15 दिन के अंदर हम उसका नोटिस भेजेंगे, ठीक है। और जो डिटेल होता है, डिटेल हम 7 दिन के अंदर भेजते हैं, 7 डेज के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर में हम डिटेल भेजते हैं जब कोई आदमी जो घायल व्यक्ति है वो लौट के आए। मृत व्यक्ति लौट के अगर ड्यूटी पे आएगा तो फिर हम नोटिस नहीं भेजेंगे, फिर हम तांत्रिक बुलाएंगे। भैया मृत व्यक्ति अगर लौट के ड्यूटी पे आ गया तो हम 4C में नोटिस नहीं भेजेंगे भैया, 4C में नहीं भेजेंगे। फिर वो मृत व्यक्ति पूछेगा हमसे खैनी लाए हो, खर्रा लाए हो। तो कुल मिला करके फॉर्म 4C में जो घायल व्यक्ति है वो लौटता है, तब हम 15 दिन के अंदर नोटिस भेजते हैं, ठीक है। चल, अब फॉर्म 5 की बात करूं मैं। फॉर्म 5 है नोटिफाइड डिजीज। नोटिफाइड डिजीज के बारे में दिया हुआ है फॉर्म 5 में। इसका 3 दिन के अंदर नोटिस भेजा जाता है। और किसको भेजा जाता है? CI साहब को, सर्टिफाइंग सर्जन वगैरह को भेजा जाता है। नोटिफाइड डिजीज क्या होता है? आपको पता है 8 बीमारियां हैं जो नोटिफाइड की कैटेगरी में रखी गई। नोटिफाइड डिजीज मतलब सरकार ये मानती है कि ये सब बीमारी उपचार के लायक नहीं है। ऐसी बीमारियां जो माइंड से उत्पन्न होती है उसे हम नोटिफाइड डिजीज कहते हैं, जो उपचार के लायक नहीं, ठीक है। चलिए, अब आता है फॉर्म 6। फॉर्म 6 में क्या दिया हुआ है? फॉर्म 6 में दिया हुआ है कॉन्ट्रावेंशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ इंस्पेक्टर। जो माइंस इंस्पेक्टर होते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं भैया, वर्कमैन इंस्पेक्टर तो माइंस का आदमी हो गया, वो फॉर्म U में नोटिस भेजता है जो कि माइंस रूल के अंदर में आता है। तो ये अलग चीज है, ये नोटिस डीजीएमएस को नहीं जाता है, बल्कि ये साल में एक बार जाता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रावेंशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, मान के चले आपके माइंस में कोई इंस्पेक्टर आ गया, ठीक है, या डीजीएमएस से कोई आदमी आ गया जो इंस्पेक्टर लेवल का हो, तो वो माइंस में इंस्पेक्शन करेगा और फॉर्म 6 में एक तो नोटिस बनाएगा, जो कमी है आपके माइंस में उसका नोटिस वो भेजेगा, ठीक है। तो नोटिस कब भेजता है? वो 3 दिन के अंदर भेजता है। आपको देगा नोटिस कि लो भैया इसको सुधारो, ठीक है, तुम्हारा माइंस में बहुत गड़बड़ी है, ये कमी है, इसको सुधारो, ठीक है। तो आपको देगा नोटिस 3 दिन के अंदर। किसको मिलेगा? ये माइंस को मिलेगा, माइंस को मिलेगा। अब क्या करेगा माइंस वाला? 15 दिन के अंदर, माइंस वाला 15 दिन के अंदर जवाबी लेटर भेजेगा। क्या भेजेगा? जवाबी लेटर, ठीक है, कि आपने जो कमी दी थी, यानी जो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि ये कमी है, उस कमी में कितना सुधार आया है और उस कमी को लेके क्या क्या किया गया है। और ये जो लेटर है ये 15 दिन के अंदर नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। नोटिस बोर्ड में 15 दिन तक लगा रहेगा, नोटिस बोर्ड में, कि डीजीएमएस आया था, ये कमी पाया गया था, ये कमी को हमने ये सुधारा, ठीक है, ताकि अगर कोई आपत्ति उठाना चाहे तो उस पर उठा सकता है। कुल मिलाकर के जो नेता लोग होते हैं माइंस के, वो आपका समझिए खबर ही है माइंस का, ठीक है। तो वो भैया आपत्ति उठाना चाहें तो आपत्ति उठा सकते हैं। तो ये नोटिस बोर्ड में लगाने का नियम है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फॉर्म 6 MMR में कहा गया है। तो नोटिस बोर्ड में 15 दिन तक लगा के रखना पड़ता है। जब भी कोई इंस्पेक्टर आके डीजीएमएस विजिट, बेसिकली माइंस विजिट करके गया है, तो आपका जो कमी दिया गया, जो वायलेशन दिया गया है, उसका नोटिस का एक कॉपी आपको नोटिस बोर्ड में 15 दिन तक लगा के रखना पड़ता है, अपने कॉमन जो माइंस के लोग हैं उसके लिए, ताकि वो लोग भी इस चीज को सजग रहें, देखें, उसको सुधार किया जा सके, ठीक है। अब आते हैं
सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल के बारे में हमने आपको बता दिया। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, प्लान्स एंड सेक्शन जो बनाते हो, ठीक है, प्लान्स एंड सेक्शन जो बनाते हो उसमें जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हो उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिटेल में घुस जाता हूँ मैं बाबू, मेरा क्या करूँ, आदत पुराना है। मैं चाहता हूँ कि जड़ से एक एक डाउट को मिटा डालूँ मैं, ठीक है, इसलिए मेरा 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा हो नहीं पाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बस। रेलवे मीन से रेलवे एज डिफाइंड इन द इंडियन रेलवे एक्ट, मतलब इंडियन रेलवे एक्ट में कौन सा रेलवे, तो बेसिकली इंडियन रेलवे एक्ट में 1890 में ये इंडियन रेलवे एक्ट बना था, उसके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश मीन से पर्सन पोजेसेस मैनेजर का सर्टिफिकेट, ठीक है, एक आदमी है जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है या फॉरमैन सर्टिफिकेट है ना, जिसको मैनेजर ने लिखित रूप से अपॉइंट किया है, ठीक है, तो सुपरविजन और कंट्रोल उसका ड्यूटी है, ठीक है। शिफ्ट बॉस के अंदर में आता है या शिफ्ट बोर्ड भी इसके अंदर में इंक्लूड होता है, तो उसको क्या बोलोगे आप। तो देखिए यहाँ पे फॉरमैन सर्टिफिकेट लिखा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरमैन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरमैन हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश मीन्स इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर ऑफ ए माइन इन चार्ज ऑफ रीजन और लोकल एरिया और area in which the mines is situated or the group of class of mines to which the mine belongs over which he exercise his power and under the act, ठीक है। तो ये कौन है, तो भैया जो इंस्पेक्टर होते हैं, यहाँ बोला गया है कि ऐसा इंस्पेक्टर माइंस का जो लोकल एरिया को देखता है, पर्टिकुलर एरिया को देख रहा है, जैसे नागपुर जोन है, धनबाद जोन है, सीतारामपुर जोन है, एक पर्टिकुलर जोनल को देख रहा है, पर्टिकुलर एरिया को देख रहा है, ठीक है, और उस एरिया में उनका कंट्रोल, उस एरिया में जितने भी माइंस है वो उनके अंडर में आते हैं, उनके पावर के अंदर में आते हैं, ऐसे इंस्पेक्टर को आप क्या कहोगे, इसको वर्कमैन इंस्पेक्टर बोलोगे, एकदम नहीं, वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस का एक आदमी होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं बोलोगे। CIM नहीं, CIM तो पूरा भारत का कंट्रोल है भैया, CIM तो नहीं बोलेंगे हम। फिर रीजनल इंस्पेक्टर, जी बिल्कुल सही आंसर, रीजनल इंस्पेक्टर इसको बोलते हैं, इसको JDMS भी बोलते हैं। JDMS का मतलब होता है ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी, माइंस सेफ्टी, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, और DGMS होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक है। तो दोनों में अंतर है JDMS एंड DGMS में। कभी किताब में JDMS देख लेना तो ये मत सोचना गलत से प्रिंट हो गया होगा भैया, राइटर जो है ना वो ठीक लिखा होगा, जो टाइप कर रहा है वो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। JDMS वाकई में एक पोस्ट है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल, इनमें से कौन व्यक्ति है जो ऑफिशियल नहीं है। देखिए ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल का मतलब होता है जिसके अंदर में सुपरविजन आता है, जो एक साथ बहुत जगह पे सुपरवाइज कर सकता है, फेसेस देख सकता है, एक काम पे बंधा नहीं रहता है कि मतलब आपको यही काम करना है। ऐसा नहीं कि आपको जाना है और सिर्फ ड्रेसिंग करा के चलाना है, नहीं है, ड्रेसिंग के साथ साथ देखना है कि वहाँ क्या मटेरियल लग रहा है, नहीं लग रहा, प्रोडक्शन कैसे होगा, नहीं होगा, कहाँ सेफ्टी है, नहीं है, ठीक है, कहाँ व्यक्ति को लगाना नहीं है, तो ये सब कुछ आपको देखना है, तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल। जैसे असिस्टेंट मैनेजर एक ऑफिशियल के अंदर में आता है, इसमें टू मेनी वर्क है। माइन फॉरमैन, इसके अंदर भी बहुत सारे कार्य होते हैं। माइन मेट, इसके अंदर भी बहुत सारे कार्य होते हैं। ब्लास्टर, इसका बहुत सारा काम नहीं है भाई, इसका काम है ब्लास्टिंग करना बस, और कुछ काम नहीं है, दूसरा काम में कहीं दिमाग नहीं लगाएगा, तो ये ऑफिशियल कैटेगरी में नहीं आता है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन के कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का होगा। मैं कोशिश करता हूँ MCQ क्वेश्चंस और लाने का, और जितना क्वेश्चन में जितना कॉन्सेप्ट डाउट वगैरह मैं क्लियर कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूँगा डिटेल में आपको समझाने का। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं माइनमेट का, फॉरमैन का, सेकंड क्लास मेटल का लेजिस्लेशन पेपर के लिए, या फिर माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर कोल के एग्जाम के लिए, DGMS के लिए, चाहे आप कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी के लिए एग्जाम दे रहे हो, चाहे DGMS एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, मॉयल के लिए दे रहे हो, NMDC के लिए दे रहे हो, SCL के लिए दे रहे हो, सब के लिए सिंपल कॉमन बैच है जिसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्लास के बारे में डिटेल में ले सकते हैं, 6200670155। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कोशिश करने का कॉल अवॉइड करने का। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।